हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं पुनः आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लास लेकर उपस्थित हूं और आपका फर्स्ट कंपलसरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और पिछली क्लास में मैंने बताया कि शिक्षा यानी जो आपका शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं। मैंने बताया था आपको 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और थर्ड था दूरस्थ शिक्षा। तो पिछली क्लास में मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा क्या है और औपचारिक शिक्षा की क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम आशा करते हैं कि पिछली क्लास से आपने समझा होगा, क्योंकि पिछली क्लास और आज की क्लास एक दूसरे के क्रम वाइज है। अगर जब तक आप पिछली क्लास को नहीं समझेंगे तो आज की क्लास में आप उस बात को समझने में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में होंगे। तो एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूं कि औपचारिक शिक्षा का नियत स्थान होता है, नियत समय होता है और नियत समय अवधि के अंतर्गत शिक्षण देने वाले को पता होता है और शिक्षा को ग्रहण करने वाले को पता होता है कि हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। उसको हम औपचारिक शिक्षा की श्रेणी में लाते हैं। आज हम आपको डिस्कस करेंगे अनौपचारिक शिक्षा के विषय में। तो अनौपचारिक शिक्षा को हम पहले संधि विच्छेद कर लेते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ। तो अनौपचारिक, अन और प्लस उपचारिक, अन में होता है नहीं और उपचारिक में होता है उपचार, यानी उपचार करना यानी इलाज करना, अर्थात व्यवस्थाहीन यानी नहीं उपचार। जब कहीं आप अस्पतालों में जाते हैं और आपका ठीक से उपचार नहीं होता है तो हम कहते हैं कि अस्पतालों की व्यवस्थाहीन व्यवस्था है, यानी व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। तो अब हम आते हैं पॉइंट पे, व्यवस्थाहीन यानी कि ऐसी शिक्षा जिसकी कोई व्यवस्था ना हो, व्यवस्थाहीन शिक्षा कहलाती है। अर्थात इस प्रकार की अनौपचारिकता की शिक्षा जो है वह व्यवस्थाहीन शिक्षा कहलाती है, जिसके लिए ना कोई प्रयत्न करता है ना चेष्टा करता है। अर्थात इस प्रकार की शिक्षा वह शिक्षा है जिसे व्यक्ति बिना किसी व्यवस्थित साधनों अथवा व्यवस्थित प्रयासों के बिना स्वतः ही ग्रहण करता है, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इससे स्पष्ट हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत किसी विशिष्ट साधनों और माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति या मानव या छात्र स्वयं अपने अनुभवों के द्वारा इस चीज को सीखता है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि जैसे हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हों, तो जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि हवा चल जब रही होती है तो पत्ते डोल रहे होते हैं, तो हमें आभास होता है कि हवा चलने से पत्ते हिलते हैं। और ये आप देखते हैं पत्तों को तो देखते हैं उनका रंग हरा है, यानी ये पता लगता है कि उनके देखने से कि हवा से पत्ते हिलते हैं और जो पत्तों का रंग है वह हरा है। अर्थात नीम के पत्तियां और फूलों का आकार देखकर हम उनके भौतिक और सामाजिक वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, यानी हम स्वतः ही सीख जाते हैं कि हवा के द्वारा पत्तियां हिलती हैं और पत्तियों का रंग सफ़ेद है, या किसी फूलों को देखते हैं तो लगता फूलों का रंग लाल है, हमें कोई बताता नहीं है। तो यह स्वतः अनुभव से इस चीज़ का ज्ञात हो जाता है कि यह चीज़ें क्या हैं और यह क्या प्रदर्शित कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं साधन और माध्यम के बिना किसी चीज़ का जब आयोजन किया जाता है तो उसे हम अनौपचारिक की श्रेणी में लाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बालक के द्वारा सभी प्रभाव ग्रहण करने और उसकी प्रकृति को समझने के लिए स्वतः ही उत्तेजित करना सिखाती है। सरल शब्दों में अगर आप जान लीजिए तो औपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, बिना किसी निश्चित समय, बिना किसी निश्चित स्थान के बिना ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि जो औपचारिक शिक्षा है उससे
सीखने के लिए व्यक्ति स्वयं के माध्यमों और स्वयं के अनुभवों के द्वारा सीखता है, उसे हम अनौपचारिक की श्रेणी में लाते हैं। अब आते हैं इसकी विशेषताएं क्या है, तो इससे आपको स्पष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आते हैं और अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा, तो सबसे पहला पॉइंट है व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है वह कहीं ना कहीं विशेष प्रयासों और विशेष व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती। शिक्षा को हम जीवन के लिए संघर्षों के द्वारा स्वतः ही प्राप्त करते हैं और सामाजिक तथा भौगोलिक वातावरण के द्वारा हम इस शिक्षा को स्वतः ही ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है स्वाभाविक जीवन से संबंधित। तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं स्वाभाविक जीवन से संबंधित होती है। स्वाभाविक जीवन यानी जब हम खुद किसी चीज को देखते हैं, करते हैं, समझते हैं, तो यह स्वाभाविक जीवन होगी खुद की। यानी अगर हम सो जाएंगे तो किसी चीज को नहीं सीखेंगे। यानी जब हम चलायमान होते हैं तो हम निरंतर उस चीज को अपने अनुभवों के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं उत्तेजनापूर्ण रूप से उस चीज को सीखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब नई चीज़ों को हम देखते हैं, रुचिपूर्वक किसी चीज़ को अध्ययन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें उस व्यक्ति की जिज्ञासा जुड़ी होती है और जब जिज्ञासा जुड़ी होती है तो वह मनोरंजन ढंग से अपने आप को किसी चीज़ को सीखने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट है रुचिपूर्वक निर्भर। यानी यह एक तरह से रुचि पर निर्भर होता है। अगर किसी चीज़ को हम सीखना चाहते हैं तो हमें मन होता है तो सीखते हैं, अगर मन नहीं होता है तो हम नहीं सीखते। यानी विद्यालय की तरह कोई बाध्यता नहीं है कि आपको इस समय बैठकर यह चीज़ पढ़ना है या इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना है, इस तरह की कोई बाध्यता नहीं होती। आप अपने रुचि के अनुसार किसी भी चीज़ को सीखने में सक्षम होते हैं और आप स्वतः ही सीखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है श्रम साध्य नहीं, मनोरंजनकारी। यानी कष्टों से भरा नहीं होता यह निरंतर जीवन में चलायमान होता है। जैसे ही व्यक्ति उठता है सुबह, उसके जीवन को सीखने का क्लास शुरू हो जाती है और वह दिन भर निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है और अपने अनुभवों को उसमें इम्प्लीमेंट करता रहता है और नई नई विधियों के अनुसार नए नए चीज़ों से अवगत होता है और दूसरों को भी अवगत कराने का प्रयास करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावात्मक और संस्कृति प्रधान। तो भावात्मक और संस्कृति प्रधान से तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ा होता है और जब स्वतः सीखता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। संवेगों का उपयोग करता है। वह संवेग किसी भी रूप में व्यक्ति के अंदर विद्यमान होते हैं और किसी चीज को देखकर अचानक अगर कोई घटना घटित होती है तो उसके संवेगों में परिवर्तन होता है और साथ ही ये भी देखने का प्रयास करता है कि दूसरे के संवेगों में उस घटना के प्रति कैसे संवेगों का परिवर्तन हो रहा है और जब दूसरे व्यक्ति को देखता है कुछ करते हुए तो उससे कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करता है और अपने संवेगों में भी परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो औपचारिक शिक्षा है वह स्वतः ही बाध्य रहित और कष्ट रहित शिक्षा है जो रुचिपूर्वक और मनोरंजनकारी है। यानी हम किसी चीज़ को मनोरंजन के रूप में भी अगर कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनोरंजन के माध्यम से भी सीखने का एक कला है और मनोरंजन के माध्यम से इसलिए सीखा जा सकता है आसानी से क्योंकि वो क्रियात्मक अभिक्रियाएं होती हैं और हम उसको जब रुचिपूर्वक मनोरंजन के ढंग से देखते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं कि इसके अभिकरण। अब अभिकरण से तात्पर्य क्या है? अभिकरण हमने आपको चीज़ बताया, जैसे कभी कभी कोई बोलता है एजेंट, हमने बोला एजेंट, हम तुरंत टक किया दिमाग एजेंट, क्योंकि एजेंट को हमने देखा है
अब एजेंट का काम क्या है बताइए? आप कहेंगे LIC का एजेंट, ये तो कहेंगे बिजली का एजेंट। तो एजेंट मतलब होता है LIC का एजेंट नहीं, एजेंट मतलब होता है माध्यम द्वारा। एजेंट आता है आपका बीमा करता है, उसके माध्यम से आपके जीवन का बीमा किया जाता है LIC के माध्यम से, यानी कि वह एजेंट मध्यस्थता का काम करता है। तो इसी प्रकार माध्यम यानी औपचारिक शिक्षा के कौन कौन से माध्यम होते हैं जिनके द्वारा औपचारिक शिक्षा अनवरत चला करती है और व्यक्ति सीखा करता है, तो उसको बोलते हैं अभिकरण, यानी माध्यम की जिसकी आवश्यकता होती है, जिनके माध्यम से किसी चीज़ को हम सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अभिकरण यानी एजेंट। अब आते हैं अभिकरण। तो अभिकरण, पहला अभिकरण है परिवार, दूसरा है समुदाय, तीसरा है राज्य, चौथा है धर्म और पांचवा है पुस्तकालय और संग्रहालय। यानी इन अभिकरणों के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा को बालक ग्रहण करता है। अब आते हैं कैसे? अब आते हैं परिवार। तो परिवार में जब बच्चा छोटा होता है तो उसके घर वाले या उसके परिवार के लोग उसको ABCD सिखाने का प्रयास करते हैं, 1 2 सिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ बताने का प्रयास करते हैं, कुछ बोलना सिखाते हैं। तो इसके लिए कोई पाबंदी नहीं होती, कोई समय अंतराल नहीं होता और कोई निश्चित स्थान नहीं होता कि हम ड्राइंग रूम में बैठ के किसी चीज़ को सीखेंगे। अगर बच्चे का मन है तो सीखेगा, नहीं तो थोड़ी देर बाद उसको बताते हैं, या दोपहर में बताएंगे या तो शाम को बताएंगे। यानी कोई निश्चित समय अवधि उसके साथ नहीं होती, कोई बाध्यता नहीं होती। यानी परिवार के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा को बालक ग्रहण करता है। दूसरा है समुदाय। जब बाहर बालक निकलता है अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखता है, अपने आस पड़ोस के वातावरण से सीखता है, आप आस पड़ोस के रहन सहन को सीखता है, तो कहीं ना कहीं समुदाय अभिकरण काम करता है। तीसरा है राज्य। राज्य में चल रही गतिविधियों को देखता है, राज्य के अपराधों को देखता है, राज्य में हो रही अच्छी व्यवस्थाओं को देखता है, राज्य के संविधान को देखता है, सुनता है, समझता है, अनुभव करता है। तो उसके माध्यम से भी बालक या छात्र कैसे कहें, बालक ही कहेंगे, तो बालक कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करता है। तो ये भी एक अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। नेक्स्ट है धर्म। तो धर्म के द्वारा भी व्यक्ति सीखता है, या यूँ कहें कि धर्म के द्वारा व्यक्ति ज़्यादा सीखता है, क्योंकि धर्म और संस्कृति के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करता है वह कहीं ना कहीं स्थायी होता है, और स्थायी अनुभव ही व्यक्ति के जीवन में बना रहता है। तो धर्म उसको अच्छी संस्कृतियों के बारे में सिखाता है, संस्कृति का एक नियम होता है, उस नियम को करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाध्यता उसकी रुचि पर निर्भर करती है। और संस्कृति के नियम को हम स्वतः ही मानने के लिए विवश हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं यह नियम हमको अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। क्योंकि संस्कृति को अगर हम फॉलो करते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या चलते हैं, तो एक नियम के अनुसार ही चलते हैं, और जब नियम के अनुसार हम किसी चीज़ को चलने का प्रयास करते हैं तो अनुशासन के अंतर्गत ही आता है। यानी कहीं ना कहीं धर्म और संस्कृति व्यक्ति को अनुशासन में रहने का मार्ग दिखाती है, अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करती है, और अनुशासन बनाए रखने के लिए विवश करती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पुस्तकालय और संग्रहालय। पुस्तकालय और संग्रहालय से तात्पर्य कि अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं तो कभी कभी प्रदर्शनी लगी होती है, उसके माध्यम सीखते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ कुछ किताबें रखी होती, उनसे पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं। संग्रहालय में पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरातत्व विभाग की चीज़ें होती हैं, उससे जानते हैं, उससे अनुभव प्राप्त करते हैं कि कितने पुरानी चीज़ें थीं, पाषाण काल में ऐसा था, पूरा पाषाण काल में ऐसा था, मोहनजोदड़ो में खुदाई में ये चीज़ें निकली। तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक माध्यमों से हम इन चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। अब आते हैं दूरस्थ शिक्षा। तो दूरस्थ शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो दूरस्थ शिक्षा एक तरह से इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है जिससे कि हम शिक्षक तथा छात्र प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता। अर्थात दूरस्थ शिक्षा जो होती है वह दूर रहते हुए शिक्षा प्राप्त करना होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह दें
तो शिक्षार्थी के मध्य दूरी होते हुए भी उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा अप्रत्यक्ष शिक्षण की व्यवस्था है, यानी प्रत्यक्ष रूप से ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से छात्र को शिक्षा देने की व्यवस्था की जाती है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। इसे हम ओपन एजुकेशन भी कहते हैं या मुक्त शिक्षा भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इसे ओपन एजुकेशन कहते हैं या मुक्त शिक्षा भी कहते हैं। आज के समय में नई नई तकनीकियों के माध्यम से, नए नए उपकरणों के माध्यम से बालकों, युवाओं को उनके माध्यमों से शिक्षा की एक व्यवस्था की जाती है जो दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य है कि अधिगम की वह विधि जो अप्रत्यक्ष रूप से सीखने वाले को किसी माध्यम के द्वारा प्राप्त कराई जाती है, उसे हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। आगे बात समझ में फिर से सुन लीजिए कि दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य कुछ ऐसी व्यवस्था को प्रकट करने से है जो किसी संस्था के माध्यम से अधिगम की अभिन्न विधि को किसी संचार और तकनीकी के माध्यम से छात्र को सिखाने का प्रयास किया जाता है, जो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से छात्र से जुड़ी होती है। आगे वसन में अब आते हैं, नोट करिए बात को। दूरस्थ शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम 1982 में किया गया था, जिसे हम पत्राचार की शिक्षा भी कहते हैं। 3-4 चीजें हो गई दूरस्थ शिक्षा की, मुक्त एजुकेशन है ना, ओपन एजुकेशन और आपका पत्राचार शिक्षा। तो इसका सर्वप्रथम जो गठन किया गया था वो अंतर्राष्ट्रीय परिषद, शिक्षा की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने की थी, जिसको ICCE के द्वारा हम जानते हैं, यानी कि इंटरनेशनल, नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रॉसपॉन्डेशंस एजुकेशन, यानी ICC, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रॉसपॉन्डेशन एजुकेशन, और बाद में इसका नाम बदलकर ICDE रख दिया गया। ICDE यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, यानी दूरस्थ, यानी डिस्टेंस, दूरस्थ शिक्षा को हम डिस्टेंस एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं इसके परिभाषा में। शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य, शिक्षण अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला, शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य संचार मुद्रित यानी लिखा, संचार मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक और अन्य युक्तियों द्वारा सुगम बनाया जाता है। यानी शिक्षक और अधिगमकर्ता के मध्य सिखाने वाला जो होता है उसका और छात्र के मध्य दूरी होती है, क्योंकि दूरस्थ शिक्षा है, वह कहीं दूर बैठा है, तो उसको हम मुद्रित यानी पत्राचार के रूप में, यानी कुछ किताबें जो लिखी हुई होती, छपी होती, उनको उसको प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, जैसे आजकल चल रही शिक्षा हम आपसे जुड़े हैं वो इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा है, तकनीकी की शिक्षा है, उन माध्यमों से शिक्षा देने का प्रयत्न किया जाता है। अब आते हैं उसके उद्देश्य, शिक्षा का अवसर। तो इसमें शिक्षा के अवसर सबको प्रदान करने की व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणों से शिक्षा को नहीं ले पाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो उसको भी शिक्षा देने की व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा में रखी गई है। दूसरा है रोजगार में बाधा न आना। अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है, अपने जीवन को यापन कर रहा है, गरीबी स्थिति में है, तो वह कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा होता है। अब वो शिक्षा को चाहता है तो उसको इसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है, यानी दिन में अपना रोजगार करें और जब समय हो तो अपनी पुस्तक को खोले और पढ़े और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है आर्थिक कमी का निदान। तो कहीं ना कहीं जो औपचारिक शिक्षा होती है वह कहीं ना कहीं खर्चीली होती है, और ये जो शिक्षा होती है आर्थिक रूप से कम होता है, यानी जो कम पैसे खर्च होते हैं, कम खर्चीली होती है, तो इसके लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के अवसर, तो कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति उच्च शिक्षा को ग्रहण करने में बाध्यता आती है, दूर होती है। अगर मान लो वहाँ पे उसकी व्यवस्था दूरस्थ शिक्षा की नहीं, उच्च शिक्षा के साधन उसके आसपास मौजूद नहीं है, तो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वह उच्च शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट है रुचियों के अनुसार, यानी रुचियों के अनुसार अपने चीज़ों को सीखने के लिए अपने विषयों को आप ले सकते हैं। किसी प्रकार की इसमें किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है
किसी भी सब्जेक्ट को लेकर कि आप साइंस ग्रुप के हैं, कि आर्ट ग्रुप के हैं, कि कॉमर्स ग्रुप के हैं, आप जो भी विषय लेना चाहें स्वेच्छा से आप उसको ले सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है समय का सदुपयोग, यानी इसमें आप समय का सदुपयोग करते हैं। निश्चित समय के अनुसार कोई बाध्यता नहीं है, आप अपने रोजगार कर सकते हैं, आप अपने और भी जो कार्य उसको कर सकते हैं और समय पर अपनी इन अधिगमकर्ता यानी इस शिक्षा व्यवस्था को शुरू भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय का इसमें सदुपयोग दिखाया जाता है कि अपना काम करते हुए भी उसी समय में हम शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा उनके लिए है जो कहीं ना कहीं दूर हैं शिक्षा जगत से या साधनों से दूर हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, प्रौढ़ हो गए हैं, जिनकी शर्म आती है कि हम विद्यालय कैसे जाएं, कैसे शिक्षा ग्रहण करें, तो उनके लिए भी शिक्षा का यह अध्ययन अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा वो किसी भी उम्र में किसी भी समय शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से। तो हम आशा करते हैं कि जो आज की क्लास हुई है वह आपको पूर्णतया समझ में आई होगी, क्योंकि आज मैंने आपको व्यवस्थित रूप से अनौपचारिक शिक्षा भी बताने की भरसक प्रयास किया और डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। तो अगर इसमें कोई क्वेरी हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज ये नोट कर लीजिए आप, और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।